नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी एमपी जीके की सीरीज का चौथा वीडियो है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों एवं अपवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं, तो दोस्तों मैं कमेंट पर रिएक्ट और आपके कमेंट को लाइक करके यह बताना चाहता हूं कि आपके कमेंट को मेरे द्वारा रीड किया गया है। सारे कमेंट के रिप्लाई ऑन द स्पॉट देना संभव नहीं हो पाता, तो जो भी वीडियोस आएंगे उन वीडियोस में आपके कमेंट के जवाब बीच बीच में दे दिए जाएंगे। इस बात से आपको निश्चिंत रहना है। अब एक ही वीडियो में सारे जवाब नहीं दिए जाएंगे। जो भी आपके प्रश्न होते हैं, जो भी आपके कंसर्न होते हैं, हर वीडियो में एक दो मुद्दों की चर्चा बीच में 10 20 30 सेकंड में कर ली जाएगी और उनका समाधान करने का हम प्रयास कर देंगे। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र। तो हम पहले दिशा के आधार पर देख लेते हैं कि कौन सी नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है। उसके बाद फिर विस्तार से हमें सारी नदियों की चर्चा करनी है। दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है बहुत लंबा वीडियो बने, और ये भी हो सकता है कि वीडियो की लंबाई यदि ज़्यादा होगी तो फिर 2 वीडियो में हम इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी रात के 12:30 बज चुके हैं। देखते हैं कब तक इस टॉपिक को कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उत्तर की ओर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टॉन्स, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। चिंता नहीं करना है, आगे चल के आपको मैप भी दिखाया जाएगा। आप देखेंगे कि हाँ यार, ये नदियां उत्तर की ओर जाती हैं, ये नदियां पूरब की ओर जाती हैं, जैसे सोन, जोहिला, महान। कुछ नदियां दक्षिण की ओर भी प्रवाहित होती हैं, जैसे कि वेनगंगा, पेंच, वारधा, प्राणहिता, कान्हन। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर भी भाई प्रवाहित तो होनी है। तो नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यदि बात करें मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम, तो दोस्तों ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं, इनकी लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है। क्रम आप ऑटोमेटिक ध्यान रख लेंगे जब आपको लंबाई याद हो जाएगी तो। जैसे कि मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, और 277 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, बाकी बचा हुआ दूसरे राज्यों में बहती है। ये कौन से राज्य हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। फिर चंबल नदी आती है दूसरे नंबर पर, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। फिर सोन नदी 780 किलोमीटर। फिर ताप्ती नदी दोस्तों चौथे नंबर पर आती है, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। वेतवा नदी 590 किलोमीटर लंबी है। अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है सोन नदी और ताप्ती नदी की लंबाई में, तो ध्यान रखना है सोन की लंबाई है 780 किलोमीटर, ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। तो इन दोनों नदियों की लंबाई आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 780 किलोमीटर सोन की लंबाई है, 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की लंबाई है, और इन पांचों की लंबाई तो आपको ध्यान रखना ही है। अब आप बताएं इनका उद्गम मध्य प्रदेश में कहां से होता है, इनका मुहाना कहाँ बनता है, या किस नदी में जाकर ये सभी नदियां, ये 500 की 5 नदियां मिल जाती हैं। ठीक, और एक और फैक्ट जो चर्चा में हमने शामिल नहीं किया अभी, क्योंकि हेडिंग थी नदियों की लंबाई, तो सीधा हम लंबाई पर गए। लेकिन क्या छूट रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जिनकी चर्चा हमने कर ली, जो बची हुई है उनकी आगे करेंगे। तो इतनी सारी नदियों का उद्गम होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आपको इस मैप को देखना है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, आप देख सकते हैं, कुछ पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, कुछ पश्चिम की ओर, कुछ दक्षिण की ओर। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसके मध्य में निकलती है नर्मदा नदी। ठीक, उसके मध्य से प्रवाहित होती है
और दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश की बनाती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक दोस्तों, यदि आपको जानकारी है कि कौन सी नदी किस जिले से निकलती है तो इनकी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। कहाँ उनका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल को बताएं। कहाँ मुहाना बनाती हैं, यदि किसी बड़ी नदी की सहायक नदियां हैं तो वह भी बताएं कि कौन सी नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है। अब हमें चर्चा करनी है विस्तार से चारों दिशाओं में प्रवाहित होने वाली नदियों की एक एक करके। शुरुआत हम करेंगे उत्तरी प्रवाहित प्रमुख नदियों की, जिसमें सबसे पहले बात की जाएगी चंबल नदी की। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम जाना पावा पहाड़ी, महू जो कि इंदौर में है, यहां से होता है। किस पहाड़ी से होता है? जाना पावा पहाड़ी से होता है चंबल नदी का उद्गम, जो कि इंदौर जिले के महू में स्थित है। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। इन सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं चंबल की सहायक नदियों की, जिसमें सबसे पहले बात होगी क्षिप्रा नदी की। दोस्तों, क्षिप्रा नदी को हम कहते हैं मालवा की गंगा। इसका उद्गम कहां से हुआ है? इसका उद्गम क्षिप्रा नदी का उद्गम, इसका उद्गम हुआ है दोस्तों इंदौर जिले की काकड़ी वर्डी पहाड़ी से। ध्यान रखना है आपके लिए, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इंदौर जिले की काकड़ी वर्डी पहाड़ी, और इसे हम कहते हैं मालवा की गंगा। किसे कहते हैं? क्षिप्रा को कहते हैं। फिर बात करते हैं दूसरी सहायक नदी शिवना की। शिवना का दोस्तों उद्गम हुआ है रतलाम जिले के पिपलौदा के समीप। दोस्तों, मंदसौर में इस ही नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। 2-3 फैक्ट आपको मिल गए। पहला फैक्ट कौन सा? कि पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है शिवना नदी के किनारे। दूसरा फैक्ट क्या मिला? पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है? तो वह है मंदसौर जिले में। ठीक, अब बात करते हैं काली सिंध नदी की। तो दोस्तों, काली सिंध का उद्गम देवास जिले की बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है। ठीक, बागली तहसील है, बरझारी गांव है, जिला कौन सा है? देवास है। यहां से उद्गमित होती है काली सिंध नदी। और दोस्तों, इसकी भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जैसे कि लखुंदर, नेवज और परवान। इन 3 नदियों के नाम भी आप ध्यान रख लें। यह काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? लखुंदर, नेवज और परवान। फिर बात करते हैं पार्वती नदी की। दोस्तों, इसका उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है, और पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है। फिर कूनो नदी दोस्तों, इसका उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे ही कूनोपुर पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक, फिर बनास नदी की बात करें दोस्तों, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, बनास नदी जो है वह चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका उद्गम कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है, अरावली पर्वत श्रेणी से। फिर सीप नदी दोस्तों, इसका उद्गम श्योपुर जिले से होता है। सीप नदी पर बंजारा बांध स्थित है। हमने चर्चा कर ली चंबल की सभी सहायक नदियों की, जिसमें हमने देखा क्षिप्रा को, शिवना, काली सिंध, पार्वती, कुनो, बनास और सीप। यह है दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियां, इनको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाओं की, जिसमें शामिल है गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। दोस्तों, जो गांधी सागर परियोजना है वह मंदसौर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। राणा सागर और जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है। राणा सागर है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर है कोटा राजस्थान में।
दोस्तों इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मैं ही आपसे चर्चा कर लेता हूं। ध्यान रखना है दोस्तों, राणा सागर की है 172 मेगावाट, ठीक। गांधी सागर की है जहां तक मुझे याद है 115 मेगावाट, और जवाहर सागर की है 99 मेगावाट। आगे हम इसकी चर्चा डिटेल में कर लेंगे, लेकिन जहां तक मुझे याद है यही क्षमता है इन तीनों परियोजनाओं की। फिर बात करते हैं चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपातों की, कि कौन कौन से जलप्रपात चंबल नदी पर हैं। तो दोस्तों चुलिया, शीतला माता और झाड़ीदाह। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, बहुत आसान पूछेंगे तो निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर है, इस प्रकार से पूछेंगे, आप सही टिक कर देंगे। थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यह जलप्रपात किस जिले में स्थित है यह पूछ लेंगे। जैसे कि चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ कोटा राजस्थान में स्थित है। शीतला माता कहाँ पर है, इंदौर में है, और झाड़ीदाह भी इंदौर में है। ध्यान रखना है ये तीनों जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। और दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं चंबल नदी की यात्रा, महू इंदौर से इसका उद्गम होता है, और इस प्रकार से बहती हुई चंबल नदी इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। इसी बीच में आप देखेंगे कि मंदसौर शहर से होते हुए शिवना नदी इसमें मिलती है, क्षिप्रा नदी, काली सिंध, इनकी चर्चा हमने कर ली है, पार्वती, सीप, कुनो, बनास नदी जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है, ये सभी नदियां चंबल में मिलती हैं। और अंत में चंबल उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये थी चंबल की यात्रा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम हेल्प को, और फिर विशेष तथ्यों की ओर हम उन्मुख हो जाएंगे। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जाना पावा पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा, सुमरा नदियों का उद्गम होता है। ना सिर्फ चंबल का बल्कि इन तमाम नदियों का उद्गम कहां से होता है, जाना पावा पहाड़ी इंदौर जिले से होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विशेष तथ्यों की। तो दोस्तों जो चंबल नदी है अवनालिका अपर्दन या बीहड़, जिसे रिवाइन लैंड कहा जाता है, उनका निर्माण करती है। बीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड। दोस्तों चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल देवरी घड़ियाल केंद्र कहां पर स्थित है, मुरैना में स्थित है। इस फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखें। फिर दोस्तों चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कछुआ की प्रजातियों की। तो दोस्तों बटागुर, कटहवा व चित्रा इंडिका, इनका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, चंबल नदी में किया जा रहा है। दोस्तों चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती व कामधेनु है। इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। कहां पर, राजस्थान में। एक संगम का निर्माण माही और दो नदियां और मिलकर करती हैं। यदि आपको ध्यान है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें। बाकी आप यहां जरूर ध्यान रखें कि बनास, सीप और चंबल, ये तीनों नदियां मिलकर निर्माण करती हैं रामेश्वर त्रिवेणी संगम का। कहां पर है यह संगम, यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। और दोस्तों चंबल घाटी में रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब समाचार पन्नों से न्यूज निकलकर सामने आई कि जो डॉल्फिन मछली है इसे चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बेतवा नदी की। इसके पहले हम आपके कमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट था कि सर पुस्तक का पीडीएफ भी आप उपलब्ध करवा दें। तो दोस्तों पीडीएफ शेयर करने के लिए मैं इस पुस्तक का अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं। जो पुस्तक की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की, इसकी मैं पहले ही अनुमति ले लेता हूं पब्लिकेशन से। सीधी आपसे बात करें तो जो पुस्तक के लेखक हैं उनसे, और बहुत ही
सहजता के साथ विद्यार्थी हित में वो हमें अनुमति दे भी देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पुस्तक का पीडीएफ आप तक साझा करना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, और मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ, इसलिए पीडीएफ की सुविधा मेरे द्वारा आपको नहीं दी जा सकती। आपको पुस्तक मार्केट से परचेस करनी होगी। और दोस्तों, पुस्तक से पढ़ने का अपना एक अलग मजा होता है। भौतिक रूप से आपके पास पुस्तक पास में होती है तो आप ज़्यादा फोकस के साथ उसको पढ़ पाते हैं, आपकी आंखों पर लोड नहीं पड़ता। और दोस्तों, एक साथ आपको सारी पुस्तक मिल जाती है। कुछ आपको लिखना होता है तो आप उस पर ऐड भी कर सकते हैं, पेज मोड़ सकते हैं, जिसको बार बार रिवाइज करना है उस पर टैग लगा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं। तो पीडीएफ अवेलेबल करवा पाना फिलहाल अवेलेबल हो जाए, लेकिन मैं उसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं। तो पहले भी आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मुझसे डिमांड की थी, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिट 7 यूनिट कवर कराई थी मैंने एमपीपीएससी की आपके लिए। तो पीडीएफ में उस समय भी आपको उपलब्ध नहीं करवाया था, कारण यही था कि मैं उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, तो एक तो आपका कमेंट कि पीडीएफ सर, तो पीडीएफ के लिए तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके लिए वीडियो के माध्यम से ही चीज़ों को समझना होगा, और बुक आपको मार्केट से या ऑनलाइन माध्यम से लेनी होगी। ठीक, या फिर आप वीडियो के माध्यम से ही इसके नोट्स बना सकते हैं। और मैंने पीडीएफ की चर्चा भी नहीं की थी पब्लिकेशन से, और करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेतवा नदी की। उद्गम स्थल है बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव गोहरगंज के समीप से हुआ है। कहां से हुआ है? रायसेन के कुमरा गांव के गोहरगंज के समीप हुआ है बेतवा नदी का उद्गम। और दोस्तों, बेतवा नदी को कहा जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कहां उद्गम हुआ है? रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा का उद्गम स्थल हुआ है, उद्गमित हुई है। और दोस्तों, गौहरागंज के समीप और नजदीक आप चले जाएं तो रायसेन कुमरा गांव तो हमें याद होता है, गौहरगंज भी आप याद कर लें बेतवा के उद्गम स्थल को लेकर। बात करें कि मोहाना कहां से बनता है, तो दोस्तों, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। जो चंबल थी वो यूपी के इटावा में यमुना में मिलती थी, और जो बेतवा है हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। लंबाई दोस्तों हमने पहले ही चर्चा कर ली है, 590 किलोमीटर है, और लंबाई के क्रम में मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 232 किलोमीटर बहती है। तो ये मध्य प्रदेश की बहने वाली जो रेंज है वो आप नर्मदा बस याद रख लें कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर और ओवरऑल 1312 किलोमीटर बहती है। ये बेतवा की आप ना भी याद रखें, याद है तो बढ़िया है, उतना डिफिकल्ट फैक्ट नहीं है। बाकी नर्मदा की तो आपको ध्यान रखनी ही है। सहायक नदियों की बात करें तो भीना, धसान एवं जामनी ये बेतवा की सहायक नदियां हैं। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं, कहां पर है? विदिशा में है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखें। सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं, कहां पर है? विदिशा में है। राजघाट, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहते हैं, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर दोस्तों, माता टीला परियोजना, यह भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और परीक्षा परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये चारों परियोजनाएं हैं, सम्राट अशोक सागर, जिसे हलाली भी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, जिसे राजघाट कहते हैं, माता टीला एवं परीक्षा, ये सभी चारों परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? बेतवा नदी पर स्थित हैं। आपको इतना ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर यहां पर एक और आपका कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि दोस्तों, जो राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात हैं वे एक ही हैं। एक ही जलप्रपात के दो नाम हैं, राहतगढ़ और भालकुंड। तो इन दो अलग अलग नामों को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यह एक ही जलप्रपात है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं
विशेष तथ्यों की, तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासौद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीपीसीएल इसकी मेन कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, कहां पर है? आगासौद गांव में है। वीना तेल रिफाइनरी किस नदी के किनारे है? बेतवा की सहायक नदी है वीना, उस नदी के किनारे स्थित है। फिर दोस्तों बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित ऐरण नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। यदि आपको इसकी थोड़ी बहुत भी स्टोरी पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे हिंट करें। फिर दोस्तों बेतवा नदी को हम बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को हम कहते हैं प्रदूषण के आधार पर, और संस्कृति के आधार पर कैसे कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर दोस्तों बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या बोलते हैं? बेतवा का आइलैंड। भालकुंड जलप्रपात, जिसे हम राहतगढ़ भी कहते हैं, क्लियर कर लिया हमने, यह बीना नदी पर स्थित है। किस जिले में है? सागर जिले में है। कौन सा? भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? बीना नदी पर है, सागर जिले में। बेतवा के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? तो विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा, ये सभी जिले सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में। तो इन्हें जरूर याद रखें कि विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। एक फैक्ट और देख लें, ओरछा में दोस्तों बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, सतधारा क्या है? बेतवा नदी का दूसरा नाम है। कहां पर? ओरछा में। यहां आप यात्रा देख सकते हैं किस नदी की? बेतवा नदी की। कुमरा गांव रायसेन से उद्गमित होती है और यहां से ही यात्रा करती हुई सीधी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित हो जाती है। रास्ते में दोस्तों हमारे लिए भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी ये पवित्र स्थल मिलते हैं। और नदियों की बात करें तो बीना नदी, जामनी, धसान इसकी सहायक नदियां हैं। एक तरफ आपको बांध भी दिखाए जा रहे हैं कि भाई अशोक परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, परीक्षा परियोजना, परीक्षा बांध, ये सभी किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो एक साथ काफी सारे फैक्ट आपके कवर हो गए और आपका रिवीजन भी हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल इस टेबल के माध्यम से आपको एक साथ बताए गए हैं, ताकि आप एक ही जगह पर इनको ध्यान रखें और कंफ्यूज ना हो। अक्सर विद्यार्थी बेतवा, ताप्ती, सोन, सिंध इन सब में कंफ्यूज होते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। एक साथ लिखा मिल जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। चंबल, महू, जाना पावा पहाड़ी इंदौर से निकलती है। दोस्तों इनकी लंबाई आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं। सोन अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बेतवा कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। माही मिंडा गांव धार से निकलती है। सरदारपुरा धार भी हमें लिखा मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वैनगंगा मुडारा गांव सिवनी से निकलती है। सिंध नदी लटेरी तहसील विदिशा से। केन नदी अहरगांव कटनी से निकलती है। तवा नदी महादेव हिल्स होशंगाबाद से निकलती है। क्षिप्रा नदी काकड़ी बर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। पेंच नदी दोस्तों जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से। तमस नदी झुलेरी गांव सतना से। वारधा कालीभीत पहाड़ी बैतूल से निकलती है। आपको इन नदियों की लंबाई बतानी है और कहां पर ये गिरती है या किस नदी में मिलती हैं, कहां मुहाना बनाती हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। दोस्तों तवा नदी का वास्तविक उद्गम चेरकठारी महादेव हिल छिंदवाड़ा से है, लेकिन आयोग मानेगा नहीं, यहाँ पर एक फनी कंटेक्स्ट में चीजों को लिख दिया गया है। कहां से है? चेरकठारी महादेव हिल छिंदवाड़ा से है तवा नदी का वास्तविक उद्गम, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? महादेव हिल्स होशंगाबाद। तो फिर अब आपको यहाँ विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने, ठीक है।
तो दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है सिंध नदी की। ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन आपके एक कमेंट को लेते हैं कि योगेंद्र सिंह हमारे एक विद्यार्थी हैं जो हमसे कमेंट में बोला उन्होंने कि सर आप रिवीजन पर भी फोकस करें। तो दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूं कि रिवीजन भी कराया जाए, लेकिन यह सीरीज़ बहुत लंबी जाने वाली है। काफ़ी सारा कंटेंट मुझे आप तक डिलीवर करना है सीरीज़ के माध्यम से। तो जिस प्रकार से रिवीजन हमने कंप्यूटर की सीरीज़ में किया था, जिस प्रकार से रिवीजन हमने बाकी सीरीज़ में किया था, उस प्रकार से सारा रिवीजन करना तो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ कुछ फैक्ट को आप देख रहे हैं, मैं लगातार 2 बार 3 बार, जो डिफिकल्ट होते हैं जिनमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, उनको तो 4-5 बार भी बोल देता हूँ। तो मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन हो सके। और सबसे अच्छा तरीका है यदि एक ही वीडियो में मैं किसी चीज़ को 2 बार बोलूं, इससे बेटर है कि उस वीडियो को 2 बार देख लिया जाए। इससे 2 फायदे होंगे कि आपकी जो सीरीज है वो जल्दी खत्म होगी, और दूसरा फायदा क्या होगा, वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, तो आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। ठीक। खैर बताएं यदि आपको वीडियो से बोरियत होती है कि नहीं। वीडियो देखने में मजा आता है, ऐसा तो नहीं है कि बोर होते हैं, मजबूरी में देखते हैं, चीजों को कवर करना है। तो यदि आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, इंटरेस्ट बना रहता है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इंटरेस्ट नहीं बनता तो आप बोल सकते हैं कि सर बीच में कहानियां सुना दें, कुछ चुटकुले सुना दें, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप वीडियो में बोर ना हो। ठीक है, तो आप मुझसे सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। जो भी वैलिड चीजें होंगी उनको बिल्कुल पूरा प्रयास किया जाएगा कि इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो रिवीजन का प्रयास मैं करता हूं, आप देखते हैं बीच बीच में चीजें रिपीट करता हूं, अपने पेन से भी लिखता रहता हूं ताकि आपको चीजें ध्यान रहे। तो आपके कमेंट को संज्ञान में लिया गया है योगेंद्र भाई, ध्यान रखेंगे और जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे, लेकिन एज इट इज सारा रिवीजन कर पाना, फिर एग्जाम तक सीरीज भी कंप्लीट करनी है और कुछ नया भी कर सकेंगे यदि सीरीज जल्दी होती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से कमेंट बीच बीच में हम लेते चलेंगे और उनके भी जवाब दे देंगे, क्योंकि टाइप करके सारे जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियोस काफ़ी सारे हो गए हैं। 700 वीडियो होने वाले हैं कुछ समय बाद, और हर वीडियो में कुछ कुछ कमेंट आते हैं, तो सारे कमेंट रिप्लाई कर पाना। हाँ, लेकिन मैं आपके कमेंट को यदि लाइक करता हूँ और उस पर रिएक्ट करता हूँ, इसका मतलब है मेरी आंखों के सामने से कमेंट गुजरा है, मैंने उसको पढ़ा है। अब जैसे ही समय मिलेगा और जैसे जैसे मुझे वीडियो के दरमियान याद आती जाएंगी चीज़ें, आपके कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा। ठीक। सिंध नदी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं उद्गम होता है लटेरी तहसील सिरोंज की समीप विदिशा से। ध्यान रखें, सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, विदिशा जिले की लटेरी तहसील से होता है। मोहाना कहां बनाती है दोस्तों, सिंध नदी जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। मैंने आपको KVS बताया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन, हर जिले में होता है, आपको पता होगा। तो केन, वेतवा और सिंध, KVS, ये तीनों नदियां यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती हैं, यमुना में मिल जाती हैं। ठीक। सिंध की लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर है। ठीक। सहायक नदियों में दोस्तों कुंवारी, मऊहर और पाहुज, ये नदियां सिंध की सहायक नदियां हैं। यदि बात करें सिंध नदी पर जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनकी, तो मणिखेड़ा, जिसे मोहिनी सागर परियोजना भी कहते हैं, और गोपी कृष्ण बांध, ये दोनों सिंध नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जो मणिखेड़ा या मोहिनी सागर परियोजना है वह शिवपुरी जिले में है, और गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में स्थित है। एक चीज और ध्यान रख लें समाचार के पन्नों से, क्या, सकर मछली सिंध नदी में देखी गई है। तो इसको आप ध्यान रख लें कि यदि प्रश्न आ गया सकर मछली कहाँ पाई गई, देखी गई, तो सिंध आप टिक कर देंगे, एस से सकर, एस से सिंध। ठीक। फिर विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। 2 फैक्ट मिले, रतनगढ़ और सनकुआ का मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो आंसर है सिंध। किस जिले में लगता है, तो आंसर है दतिया। दोस्तों सिंध नदी अशोक नगर और गुना जिले के मध्य सीमा बनाती है। ऐसा प्रश्न आएगा कि गुना और अशोक नगर के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है,
तो आपको सिंध नदी याद रखना है। अब बात करते हैं केन नदी की। इसका उद्गम होता है कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से। मोहाना बनता है बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश का है, यमुना नदी में। लंबाई है 427 किलोमीटर। किसकी लंबाई 427 है दोस्तों? केन नदी की लंबाई 427 किलोमीटर है। और 470 किसकी थी? सिंध की थी। सहायक नदियों की बात करें केन की, तो इसमें शामिल है सोनार, गुदेन, शामरी, मीर हसन मिठासन, उर्मिल एवं चंद्रावल। फिर बात करते हैं केन नदी की परियोजनाओं की। तो दोस्तों परियोजनाओं में गंगेय परियोजना, रनगुआ परियोजना, उर्मिल परियोजना प्रमुख है, आपको ध्यान रखना है। 3 परियोजनाएं केन नदी पर बनी हुई हैं, गंगेय, रनगुआ, उर्मिल। गंगेय पन्ना छतरपुर में है, रनगुआ उर्मिल छतरपुर में है। तो इन तीनों परियोजनाओं में कौन सी 3? गंगेय, रनगुआ, उर्मिल। छतरपुर तो कॉमन है, गंगेय, छतरपुर और पन्ना दोनों जिलों में है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रख लें। और दोस्तों सहायक नदियां रिवाइज करा देता हूं, सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीर हसन जिसे मिठासन कहते हैं, उर्मिल और चंद्रावल, ये केन नदी की सहायक नदियां हैं। जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों रनेह जलप्रपात, गाथा पांडा जलप्रपात, ये 3 जलप्रपात केन नदी पर देखने को मिलते हैं। रनेह छतरपुर जिले में है, गाथा और पांडव पन्ना जिले में स्थित है। विशेष तथ्य की बात करें तो केन का पुराना नाम था शुक्तिमती और दृढ़नावती। यहां से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों नदियों के पुराने नामों से। तो शुक्तिमती और दृढ़नावती ये था केन का पुराना नाम। और केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन वेतवा लिंक परियोजना है 2005 की। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। किसे? केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा। शुक्तिमती, दृढ़नावती इसका प्राचीन नाम है। यहां आप यात्रा देख सकते हैं केन नदी की। इस प्रकार से कटनी से निकलती है, अहरगांव रीठी तहसील कटनी से। फिर सहायक नदियां देखेंगे आप, सोनार, गुदेन, मीर हसन, श्यामरी, गंगेय, केन घड़ियाल केंद्र है, रने जलप्रपात है, उर्मिल नदी सहायक है, चंद्रावल नदी सहायक है, और चिल्ला घाट बांदा उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों यमुना में मिल जाती है। हमने देखा था केन, वेतवा, सिंध, KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन से याद भी किया था। ये तीनों यमुना में मिलती है, चंबल भी मिलती है, लेकिन मैंने इन तीनों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है, विद्यार्थी केन सोन में कंफ्यूज होते हैं। तो सोन तो भाई गंगा में मिल जाती है, विद्यार्थी यमुना करके बैंड बजा लेते हैं अपनी, इसलिए मैंने इसको KVS कर दिया कि भाई केन मिलती है यमुना में, तो बची सोन कहाँ मिलेगी? गंगा में, आगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम टोंस नदी की। टोंस भी तो गंगा में ही मिलती है जाके। टोंस नदी को दोस्तों तमसा भी कहते हैं। ठीक है, उद्गम होता है झुलेरी गांव सतना जिले से। मोहाना बनता है प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनता है? गंगा में बनता है, चर्चा कर ली थी। ठीक है, परेशान नहीं होना। सहायक नदी है बीहड़, महान और बेलन। किस नदी की सहायक नदी है? बीहड़, महान, बेलन। तमसा या टोंस नदी की सहायक है। दोस्तों टोंस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। छोटी छोटी बातें हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत मोटी हैं, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप इनसे। ठीक, फिर बात आती है प्रमुख जलप्रपातों की। टोंस नदी पर दोस्तों कौन कौन से जलप्रपात हैं? पूर्वा, पियावन व चचई, केवटी, बहुटी, ये 5 जलप्रपात टोंस नदी पर हैं। पूर्वा, पियावन व चचई, केवटी और बहुटी, 5 जलप्रपात कहां पर हो गए? टोंस नदी पर। अब दोस्तों पूर्वा कहां पर है? रीवा में है। पियावन चचई कहाँ है? बीहड़ नदी पर, रीवा जिले में स्थित है। केवटी महान नदी पर, रीवा जिले में स्थित है। बहुटी सेलर नदी पर, महोबन जिले में स्थित है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। विशेष तथ्य की यदि बात करें तो बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दोस्तों अलग अलग नदियों के नाम ले लिए, आप कहेंगे सर टोंस की बात चल रही थी, दूसरी नदियां जलप्रपात में आ गई। तो दोस्तों यहाँ सहायक नदियां भी तो हैं, बीहड़, महान, तो उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दर्शाया गया है कि उसकी सहायक नदी है और ये मेन नदी है, तो बॉस होता है। इस हिसाब से आप देखें सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का बहुटी जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 198 मीटर है। और दोस्तों एक चीज और याद रखनी है,
मऊगंज में शामिल हो गया है। पहले हम इसको बहुटी जलप्रपात को रीवा जिले में पढ़ते थे, लेकिन रीवा जिले का विभाजन हो गया है और नया जिला बना है मऊगंज। तो जो बहुटी जलप्रपात है अब मऊगंज जिले की सीमा में आता है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम चर्चा कर लेते हैं टोंस नदी की ही। उद्गम से लेकर सारी यात्रा गंगा में मिलने तक की। जुलेरी गांव सतना आप देख सकते हैं, यहां पर ये बीहड़ नदी, बिछिया नदी, महान नदी और अलग अलग जलप्रपात, ये चचई है, केवटी है, इस यात्रा में देख सकते हैं। यहां से बेला नदी मिल रही है यूपी सोनभद्र से निकलते हुए, कहां पर, टोंस नदी में। और टोंस फाइनली कहां मिल रही है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर मिल रही है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर बात करते हैं प्रमुख नदियों के मुहाने और समापन। तो दोस्तों नर्मदा नदी कहां से निकलती है, ये तो पिछली कुछ देर पहले टेबल हमने जानी इन सारी नदियों की। अब मुहाने कहां बनाते हैं, कहां समाप्त होती हैं। तो दोस्तों नर्मदा नदी होती है खंबात की खाड़ी गुजरात में समाप्त। चंबल यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश में हमने चर्चा कर ली है। सोन नदी दोस्तों दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में समाप्त होती है। गंगा में मिलती है, याद रखना है। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में। बेतवा नदी यमुना हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। माही खंबात की खाड़ी गुजरात तक जाती है। दोस्तों तीन हो गई, नर्मदा, ताप्ती, माही, जो खंबात खाड़ी गुजरात में जाती है। बैनगंगा गोदावरी में मिल जाती है महाराष्ट्र में। सिंध यमुना नदी जालौन उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। केन बांदा यमुना नदी में मिल जाती है। केन मिलती है यमुना में, कहां पर, बांदा उत्तर प्रदेश में। ऐसे आप पढ़ें, ठीक है। तवा मिलती है बंदराभान नर्मदा नदी में। तमस मिलती है गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इतना आपको ध्यान रखना है। तमस या टॉस, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन दोस्तों सोन बिहार तक जाती है, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एग्जाम में कंफ्यूज हो गया था, इसको मैंने गलत कर दिया था। एक प्रश्न ऐसा था, नदी से रिलेटेड ही था। तो टॉस और सोन के चलते मैंने टॉस को गलती से लंबाई पर ध्यान ना देते हुए उसको बिहार तक पहुंचा दिया था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में होती हैं, आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम क्लियर करते जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न होता है वहाँ मैं आपको रुक के सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। फिर नदियों के अन्य नाम की यदि हम बात करें तो दोस्तों बेतवा का प्राचीन नाम है वेत्रावती। चंबल का अन्य या प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, कामधेनु, चरमावती, नित्यवाही। कामधेनु, चरमावती, नित्यवाही, ये तीनों नाम चंबल के हैं। नर्मदा को हम शिवपुत्री और रेवा नाम से भी जानते हैं। तमसा को टॉस या तमस भी कहते हैं। केन को कर्णावती, सुक्तिमती कहते हैं। क्षिप्रा को शिव की बहन कहते हैं। सोन को नंद नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना है भाई, सोन को कहते हैं नंद नदी। क्षिप्रा शिव की बहन हो गई। केन कर्णावती और शुक्तिमती कहते हैं। तमसा को टॉस और तमस कहते हैं। नर्मदा को शिवपुत्री और रेवा कहते हैं। शिव की बहन कौन है, शिव की बहन कौन है, क्षिप्रा है। और शिव की पुत्री कौन है, तो नर्मदा है, ठीक है। ऐसे आप याद कर लें, जो लगभग समान फैक्ट होते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब शिव की बहन नर्मदा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नर्मदा तो शिव की पुत्री है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई। शुरुआत से ही लंबाई की चर्चा तो हम करते आ रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। नर्मदा की लंबाई 1312, मध्य प्रदेश में 1077। चंबल की लंबाई 965, सोन की 780, ताप्ती 724, बेतवा 590, माही 583। टॉप 5 तो आप ध्यान ही रख लें। वैनगंगा 569, सिंध 470, केन 427। आपकी जिम्मेदारी जितना भी बता पाए कमेंट सेक्शन में, इनके मुहाने और इनके उद्गम स्थल कमेंट सेक्शन में बताएं। सारे ना भी बताएं, जितने आप बता सके उतने बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा धोखा हो गया, जो पीडीएफ है ब्लैक एंड वाइट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पुरानी वाली फील आपको आ रही होगी। ये नए जमाने की पिक्चर है, जब कलर्ड कैमरे और फोटोग्राफी होने लगी, ये ब्लैक एंड वाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक एंड वाइट पर भी काम चलाते हैं। पेन हालांकि हमारा कलरफुल चलेगा, तो पेन से इसकी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। असुविधा जो आपको हो रही है उसके लिए हमें खेद है, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक।
तो बात करते हैं पूर्वी प्रवाहित प्रमुख नदियों की, जिसमें सबसे पहले बात की जाएगी सोन की, जो बिहार तक जाती है और गंगा में मिल जाती है। लंबाई हमने देख ली है, 780 किलोमीटर है। कितनी बार देखो भाई, सोन की लंबाई तो 2-3 बार आ गई और सोन नहीं आ पाई, इतनी लंबी नदी है भाई। ऐसा लगा उल्टा जा रहे हो जैसे हम। ठीक, चलो स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। उद्गम कहाँ से होता है सोन नदी का? अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। ध्यान रख लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैकाल श्रेणी की जगह भाई महादेव श्रेणी कर देंगे, ठीक है, अनूपपुर की जगह होशंगाबाद कर देंगे। भाई क्यों कर देंगे, जब सोन नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है, अमरकंटक में। ठीक है, तो हमें वही ध्यान रखना है। अक्सर विद्यार्थी अमरकंटक और पचमढ़ी में कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों पचमढ़ी कहां पर है? होशंगाबाद में है। अमरकंटक अनूपपुर में है। ऐसे याद करो, ए से अमरकंटक, ए से अनूपपुर, एच से होशंगाबाद, पी से पचमढ़ी। एचपी के लैपटॉप आते हैं ना, ऐसे कनेक्ट करो ताकि कंफ्यूज ना हो आप। 2-3 चीजों में कंफ्यूज होते हैं 100 में से, उसके चलते हमें बहुत ज्यादा तनाव होता है। तो 2-3 चीजों की जुगाड़ बना लेनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। और भी बीच में आपको चीजें बताएंगे, वो सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। मोहाना उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिलती है भाई। बहुत लंबी दूरी, कितनी दूरी? 780 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं जोहिला, जरवाही, बनास, गोपद और रिहंद। प्रमुख बांध और परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इस पर? तो वाण सागर। दोस्तों वाण सागर परियोजना शहडोल में स्थित है। किस जगह पर? देवलोन जगह पर। और यह दोस्तों मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाण सागर। एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाण सागर। हिस्सेदारी कितनी है? मध्य प्रदेश की 2 है, यूपी की 1 है, बिहार की 1 है। सीधी सी बात है, 100% में से 50% मध्य प्रदेश की है, 25-25% यूपी बिहार की है। गाना भी बना हुआ है यूपी बिहार, जानते होंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित होती है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत परियोजना भी कहते हैं इसको। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद परियोजना संचालित हो रही है भाई, ध्यान रखना है आपके लिए इस चीज का। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी के नाम पर पड़ी है। रिहंद नदी है जो कि सोन की सहायक है, उस पर परियोजना बना डाली, इसलिए उसका नाम रिहंद परियोजना कर दिया। लोगों ने कहा भाई नर्मदा नदी के नाम पर ही परियोजना कर दी, कुछ विशेष होना चाहिए, तो विशेष व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम दे दिया उसको। फिर बात करते हैं विशेष तथ्यों की, तो आ जाइए फिर सोन नदी पर दोस्तों। सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल की सीमा पर है। कौन सा केंद्र? सोन घड़ियाल केंद्र। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। यह यात्रा देख सकते हैं आप सोन की, यहां से उद्गमित होते हुए सीधे बिहार जाती हुई 780 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई गंगा में मिल जाती है। कनहर, रिहंद, गोपद, बनास, जोहिला, जरवाही सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक है, याद रखें इतना। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाण सागर परियोजना का नामकरण कभी बाणभट्ट के नाम पर हुआ था, इतना आप ध्यान रख लें। दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबा जाने वाला है यार। अभी 6 पेज कवर हुए हैं और इस टॉपिक के टोटल 15 पेज स्कैन किए गए थे, तो बहुत लंबी यात्रा होने वाली है। और अभी समय हो गया है 1:40, दोपहर के नहीं है, रात के हैं, 1:39 हुए हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था, जिस कारण से थोड़ा सा मिसमैच हो गया टाइम, 20-25 मिनट का थोड़ा सा काम आ गया था। कॉफी के रूप में कॉफी ब्रेक लिया गया था ताकि लंबे समय तक इस टॉपिक को कवर किया जा सके। तो अब देखते हैं कब तक होता है, ठीक है। अब बात करनी है पश्चिमी प्रवाहित प्रमुख नदियां। दोस्तों 3 तो हैं ही, माही, नर्मदा और ताप्ती। तीनों अलग अलग जगह से निकलकर एक ही जगह पर अपना मुहाना बनाती हैं, खंबात की खाड़ी, गुजरात में। तो चलिए चर्चा शुरू कर देते हैं। माही नदी निकलती है मिंडा गांव सरदारपुर धार से। यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, दोस्तों यूपी निकल आया, बताओ यूपी यूपी चल रहा था ज्यादा इसलिए।
तो माही नदी है दोस्तों मध्य प्रदेश में भी बहती है, गुजरात में भी जाती है और राजस्थान में भी जाती है। यही प्रश्न आया था अभी एमपीपीएससी में कि निम्न में से कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है? तो मिस माही, मतलब माही नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में जाके मोहाना बना लेती है। लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं सोम, चाप, अनास, जाखम। दोस्तों ध्यान रखना है नाम, हो सकता है अगला क्वेश्चन यहीं से आ जाए पीएससी में। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो जमनालाल बजाज परियोजना, कड़ाना बांध परियोजना माही नदी पर स्थित है। जमुनालाल बजाज है राजस्थान में और कड़ाना कहां पर है? गुजरात में। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क मतलब कैंसर, शायद बिच्छू को बोलते हैं कर्क, है ना? तो बिच्छू सबको काटता है, माही बिच्छू को ही काट देती है, ऐसा याद रख लें। वेणेश्वर त्रिवेणी संगम की यदि हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान में माही, सोम, जाखम नदी इस संगम का निर्माण करते हैं। कौन सा? वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदी है? माही, सोम और जाखम। ये वेणेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करते हैं और माही को आदिवासी गंगा कहते हैं। केन थी सबसे सुंदर नदी, माही को कहते हैं आदिवासी गंगा। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियां। दोस्तों जो इस प्रकार से टेबल बनी हुई है ना, ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक चीजें करी हैं इस पुस्तक में। नहीं तो हम परेशान होते रहते थे, खुद से लिखते थे कि एक साथ नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो यहाँ पर सब काम आपके लिए पहले से ही कर दिया परीक्षाधाम पब्लिकेशन में। यही खासियत मुझे इस पुस्तक की लगती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कवर भी करा देता हूँ प्रायर परमिशन के साथ, ऐसा नहीं कि बिना परमिशन के। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कौन सी कहाँ से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों चरणगंगा नदी निकलती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से और ये कहाँ पर है? उमरिया में। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से। देनवा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद से। जोवट नदी डायनासोर जीवाश्म पार्क धार से। केन खद्दर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना से। बंजर हाल और सुपर्ण कान्हा राष्ट्रीय पार्क मंडला से निकलती हैं। पेंच और कन्हर नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी से निकलती हैं। यदि आप जानते हैं इन सभी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन से इनमें टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं और कब शामिल हुए थे, ठीक है, क्या इनका क्षेत्रफल, सबका तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कान्हावश का 940 वर्ग किलोमीटर आप याद रख लें क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इनमें सबसे छोटा भी हो सकता है, यदि है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बता दें सर कि नहीं है। आपको बताना है, मुझे पूछना है। ठीक, तो बताएं आप आंसर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर यात्रा देख लें माही नदी की आप। यहां कहां से निकलती है? मिंडा गांव सरदारपुरा धार से निकलती हुई सीधे जाती है कहां? 3 राज्यों से बहते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में, और साथ में लेके जाती है सोम, जाखम, सराव, मोरेन, अनास नदी के पानी को भी। कड़ाना बांध यहीं पर है। जमुनालाल बजाज भी इस पर ही बना हुआ है। जमुनालाल बजाज राजस्थान में और कड़ाना बांध कहां पर है? गुजरात में है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक चीज और यहां पर दी हुई है, परीक्षा उपयोगी सहायक नदियां, जो अलग अलग एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये नदी किसकी सहायक है, तो वो एक साथ आपको यहाँ पर लिख के दी हुई है, उनको भी देख लेते हैं। वही गंगा की तमस और सोन सहायक है। यमुना की सहायक है चंबल, बेतवा, केन और सिंध। गोदावरी की सहायक है बेनगंगा। नर्मदा की है तवा, शक्कर और दूधी। चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा और काली सिंध। बेतवा की है बीना, धसान और जामनी। तमस की सहायक नदियां हैं, टोंस की सहायक नदियां हैं बीहड़ और महान। केन की सहायक नदी है उर्मिल। सोन की है जोहिला और रिहंद। माही की सहायक नदी है सोम और चाप। वेनगंगा की सहायक नदी है पेंच और वारधा। ताप्ती की सहायक नदी है अमरावती, अरुणवती और गिरना। ठीक दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। अब फिर बारी आती है नर्मदा नदी की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो जो नदियों वाला सेगमेंट है उसे हम पार्ट्स में कवर कर लेते हैं। नदियां भाग 1, भाग 2, भाग 3, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग वीडियो को देखने में भी बोर होंगे और रात काफी हो रही है तो, और सुबह ऑफिस जाने का समय भी है। तो फिर अभी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, थोड़ा समय इसको
थंबनेल और ये क्या कहते हैं टाइटल और लोगो वगैरह बनाने में लगना है, तो उस समय को भी देखते हुए अभी इस वीडियो को विराम कर देते हैं और नर्मदा नदी से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग हो गई है, टोटल 4 वीडियो आज के हो गए, 3 तो अपलोड हो गए, चौथा ये है। आज मतलब कल की 9 तारीख और 12 के बाद अभी ये वाला सिस्टम जो 10 तारीख लग चुकी है तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जो गला भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए कि और ज़्यादा बोला जाए, आपको भी समझ आ रहा होगा, आवाज़ लड़खड़ा रही होगी, तो इस वीडियो को फिर यहीं विराम देते हैं। सोचा था पूरा टॉपिक ही कवर करेंगे, लेकिन समय इस चीज़ की गवाही नहीं देता। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नर्मदा नदी के साथ। तब तक आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ते रहना है और कमेंट में बताते भी रहना है कि सीरीज़ आपको बेनिफिट दे रही है तैयारी में कि नहीं, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। इसी तरीके से पढ़ें, आगे बढ़े, मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।